हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह, जिसे हम लोग अंग्रेजी में मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कहते हैं, इसको आज हम लोग रिकवर करने वाले हैं। आइए ज़रा हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि आव्यूह कहते किसको है। ध्यान से ज़रा देखिएगा इसको। आव्यूह जो है संख्याओं का, संख्या मतलब 2, 4, 8, 10, 12, 15 ये सब जो संख्याएँ हैं इसका, या फिर फलन का। फलन में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन। इन सभी फंक्शनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, अर्थात इसी सब संख्या को या फिर हम फंक्शन को जब किसी आयत के रूप में इसे हम सजा देते हैं तो इसके सजाए हुए रूप को ही हम लोग सिंपली आव्यूह कहते हैं। अब हम इस आव्यूह में जो भी संख्याएं यूज करते हैं या फिर जो भी हम फंक्शन यूज करेंगे, इन सभी संख्याओं का या फिर फंक्शन को हम आव्यूह का अवयव कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हम एलिमेंट कहेंगे, है ना, या इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रविष्टियां कहते हैं। एक बात आपको इसमें और ध्यान रखना होगा कि आव्यूह को हम लोग जनरली अंग्रेजी वर्णमाला का जो बड़ा अक्षर है उससे सूचित करेंगे, अर्थात कैपिटल ए का यूज करेंगे, कैपिटल बी का यूज करेंगे, कैपिटल सी, कैपिटल डी। हमें इसमें छोटे अक्षरों का इस्तेमाल नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखना चाहें तो एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, जनरली बड़े अक्षर से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, मान लिया जाए हम कोई संख्या का ही एक आयताकार क्रम विन्यास लेते हैं, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस तरह का जो सजावट होता है, इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, जो आयत के रूप में सजे होते हैं, आप इसे अच्छे ढंग से देखेंगे तो ये इसका एक लंबाई हो गया और ये इसका एक चौड़ाई हो गया। इस पूरा जो सजावट है, इस पूरे सजावट को ही जो क्रम विन्यास है, इसे ही हम लोग आव्यूह कहते हैं। और भी हम लोग आव्यूह का डिफिनेशन देख सकते हैं। बी बराबर, सपोज कीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है, कोई फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स है और फिर यहाँ पे साइन एक्स है। इन सभी को हम लोग कहते हैं आव्यूह। अब इस आव्यूह में आपको दो चीज़ें दिख रही होगी। एक जो है ये क्षैतिज रेखाएं, सीधी सीधी जो क्षैतिज रेखाएं हैं, इन क्षैतिज रेखाओं को हम लोग पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। ये भी पंक्ति है, ये भी पंक्ति है। यानी कि जो आव्यूह में क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इन क्षैतिज रेखाओं को हम लोग पंक्तियां कहते हैं, जबकि जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, ऊपर नीचे जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को हम लोग स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। यानी ये भी स्तंभ है, ये भी क्या है? स्तंभ है, और ये भी क्या है? स्तंभ है। पंक्ति को हम लोग अंग्रेजी में रो कहते हैं। पंक्ति को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? रो से। जनरली इसको हम लोग आर से डिनोट करें। पंक्ति के लिए आर का इस्तेमाल करेंगे और स्तंभ को हम लोग कॉलम कहते हैं, COLOUMN, कॉलम। इसके लिए हम लोग सी का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखिएगा। सपोज किया जाए हम इसी को लिखना चाहें, इसी मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स में हमसे पूछा जाएगा कि ये क्या है, इसको आप क्या कहेंगे। तो चूंकि ये क्षैतिज रेखाएं हैं तो इसको हम लोग रो कहेंगे, ROW। इसे भी क्या कहेंगे? रो कहेंगे। हिंदी में इसको पंक्ति कहेंगे। इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? पंक्ति कहेंगे। लेकिन जनरली इसको हम लोग, ये चूंकि पहली पंक्ति है तो इसे हम लोग R1 कहेंगे, और ये दूसरी पंक्ति है तो इसे हम लोग R2 कहेंगे। इधर से अगर आया जाए तो इसको हम लोग कॉलम कहेंगे, इसे भी हम लोग कॉलम कहेंगे, इसे भी हम लोग कॉलम कहेंगे। लेकिन चूंकि यह पहला कॉलम है तो इसे हम C1 कहेंगे। इस कॉलम नंबर दूसरे को हम लोग C2 कहेंगे, और यह तीसरा कॉलम है तो इसे हम लोग C3 से सूचित करेंगे। अर्थात आपके दिमाग में अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी कि जो सीधी सीधी रेखाएं हैं, ऐसे जो क्षैतिज रेखाएं हैं, ये वाला ऐसे जो पड़ा हुआ लाइन है, इसको हम लोग रो कहते हैं। इसे हम लोग R1, R2, R3, R4 डॉट 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 डॉट, बहुत सारे रो हो सकते हैं। उसी तरह से जो खड़ी खड़ी लाइन है, सीधी सीधी जो लाइन है, ऐसे ऐसे, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं, इन ऊर्ध्वाधर रेखाओं को कॉलम कहते हैं, जिसे C1, C2, C3 से डिनोट करते हैं। अब आती है बात कि हम आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं। आव्यूह की कोटि किसे कहते हैं?
तो हम आपको अगले डेफिनेशन में लेके चल रहे हैं आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, इसे हम लोग ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से देखिएगा जरा इसको। यदि किसी आव्यूह में, यदि किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या m तथा स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या n हो, तब आव्यूह की कोटि का सूत्र होता है, आव्यूह की कोटि का सूत्र होता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या, पंक्ति की संख्या गुना स्तंभ की संख्या। पंक्ति की संख्या को हमने m से रिप्रेजेंट किया है, इसे हम लोग गुना की जगह पर बाई पढ़ेंगे, m बाई। स्तंभ की संख्या कितना है, n है। तो किसी भी आव्यूह का कोटि निकालना है तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा m बाई n। जैसे अगर हमसे कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए और पूछा जाए कि उस मैट्रिक्स का, उस आव्यूह का कोटि कितना है, ऑर्डर कितना है, तो हम कैसे उसका कोटि या ऑर्डर निकालते हैं, आइए जरा इसको हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं कि ये जो आव्यूह है, यह जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का कोटि कितना है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि इसमें रो कितने हैं। तो ये जो है इसका R1 है, ये जो है इसका R2 है। उसी तरह से इधर से ये देखिएगा तो C1 है, इधर से ये C2 है और इधर से ये C3 है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में 2 गो रो है, तो इसमें सबसे पहले हम रो की संख्या लिखेंगे 2। इसमें देखिए ऐसे जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उसमें 3 लाइन है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बाई 3, अर्थात इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 3। 2 बाई 3 कहने का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, आप इसमें बताइए रो की संख्या कितना है। ये पहला रो, ये दूसरा रो, इधर से ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। कुल मिला के देखा जाए तो आप इसका ऑर्डर बोल सकते हैं R1 R2। कितने रो हैं, 2 रो हैं। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम हैं, तो 2 बाई 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में जरा देखिए, इसे हम लोग R1 कहेंगे, इसे R2 कहेंगे, इसे R3 कहेंगे, इसे हम लोग C1 कहेंगे, इसे C2 कहेंगे, इसे C3 कहेंगे। कुल मिलाकर हम लोग इसका ऑर्डर बोल सकते हैं, रो की संख्या पहले लिखना है, कॉलम की संख्या बाद में लिखना है। तो रो की संख्या 3 और कॉलम की जो संख्या है वो भी 3 है, अर्थात इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 बाई 3 हो जाएगा। इसमें जरा आइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लेते हैं। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इधर से देखिए ये C1 है और ये C2 है। क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, सही सोच रहे हैं आप। इसमें 3 रो हैं, 2 कॉलम हैं, अर्थात इसके ऑर्डर हो जाएंगे 3 बाई 2। उम्मीद करते हैं कि आप जो है अब किसी दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए जरा, अब हम एक चीज़ को और सिखाते हैं कि किसी आव्यूह में अवयव की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो किसी आव्यूह में अवयव की संख्या निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी आव्यूह में पंक्ति की संख्या m हो तथा स्तंभ की संख्या n हो, तो उसमें अवयवों की संख्या निकालने के लिए साधारण सा आपको काम करना है कि जिस तरह से आप उसका ऑर्डर निकालते थे, कोटि निकालते थे m बाई n करके, तो उसी m बाई n को अब आपको सिंपली मल्टीप्लाइड कर देना है। अर्थात m में n से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें जो mn संख्या प्राप्त होगी, उसी mn संख्या को हम लोग बोलेंगे उस आव्यूह में अवयवों की संख्या। जरा आइए हम लोग इन्हीं आव्यूहों में देखते हैं कि इसका ऑर्डर तो हम लोग निकाल चुके हैं, इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। जैसे आप इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखिएगा तो a बराबर जो हमने मैट्रिक्स माना है, इसमें R1 R2 2 रो हैं, C1 C2 C3 3 कॉलम हैं। तो इस आव्यूह की जो कोटि होगी, ऑर्डर होगी, वो 2 बाई 3 होगा। आपसे पूछा जाए कि इसमें एलिमेंट की संख्या कितना होगा, हाउ मच एलिमेंट इन मैट्रिक्स A, तो सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देना है, 2 तिया 6।
जी बिल्कुल, इसमें आप बता सकते हैं। तो हाँ, 2 रो है, 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2x2 हो जाएगा, एलिमेंट की संख्या 2 दूना 4 हो जाएगा। इसमें बता सकते हैं बिल्कुल। अगर इसमें 3 रो हैं, 3 कॉलम है, तो इसमें 3 तिया 9 एलिमेंट होंगे। इसमें बताइए, इस डी वाले एग्जाम्पल में इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसके ऑर्डर 3x2 हो जाएंगे और इसमें अवयव की संख्या 3 दूना 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो चीज देख रहे हैं ये है आपका अवयव की कोटि, और ये जो हमने इधर निकाला है इसमें निकाला है हमने उस अवयव में उपस्थित अवयवों की संख्या। उम्मीद करते हैं कि हम जो यहाँ तक समझाए हैं वो आपको समझ में आई होगी। आइए, एक चीज और हम लोग जानते हैं कि अवयव का जो अवयव होगा, अवयव में जितने भी एलिमेंट होंगे उसे हम स्मॉल ए आई जे से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां ये स्मॉल ए बताता है कि वो एक अवयव है और आई बताता है कि वो कौन सी रो में है और जे बताता है कि वो कौन सा कॉलम में है, अर्थात किस पंक्ति में है हमें इसकी जानकारी आई से पता चलेगा, किस स्तंभ में है इसकी जानकारी हमें जे से पता चलेगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 3 4 7 2 5 9 1 2 3, हमें इसमें पता करना है इन सभी का मान। ऐसा सवाल जो है आपके एनसीईआरटी किताब 3.1 में भी दिया हुआ है। जरा हम लोग इसको कवर करते हैं कि कैसे ऐसे सवालों को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इसे क्या कहेंगे। जी बिल्कुल, इसे हम लोग R1 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे R2 कहेंगे, इसे क्या कहेंगे R3 कहेंगे। जो खरी खरी लाइन है इसे हम C1 कहेंगे, इसे C2 कहेंगे और इसे हम C3 कहेंगे। अब हमें निकालना है कि A11 का मान क्या है। A11 का मान निकालने के लिए ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले A11 का मतलब समझिए। A11 का मतलब है कि हमें उस एलिमेंट को लिखना है जो पहला रो में है और पहला कॉलम में है। कैसे चलना है इधर देखिए, आपको पहले रो से आना है और पहले कॉलम से जाना है, और देखिए कहां पर जाकर के कट रहे हैं, तो कट रहे हैं हम 3 के पास, तो इस A11 का मान हो जाएगा 3। बिल्कुल इसी तरह से हम A21 का मान निकालते हैं। A21 मतलब दूसरे रो में जाना है और पहले कॉलम में। ध्यान से यहां पर समझिएगा, शुरू वाला जो होता है वो रो की संख्या अर्थात पंक्ति की संख्या बताता है, और जो सेकंड वाला लास्ट वाला होता है वो हमें स्तंभ की संख्या अर्थात कॉलम की संख्या को बताता है। तो बताइए, दूसरे रो में चलना है और पहले कॉलम में चलना है। दूसरा रो पहला कॉलम कहां पर मिल रहे हैं, 2 के पास, तो इसका मान हो जाएगा 2। A23 का मान निकालना है तो दूसरे रो में चलना है और तीसरे कॉलम में चलना है। दूसरे रो और तीसरे कॉलम, यानी कि इधर से दूसरा और इधर से तीसरा कहां पर मिलेंगे, 9 के पास, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। उसी तरह से A33 निकालना है। 33 कहने का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम। आइए फटाक से इसको करते हैं। तीसरा रो तीसरा कॉलम किसके पास मिल रहा है, 3 के पास, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। इसमें बता सकते हैं A22, बिल्कुल दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम किसके पास कट रहे हैं, 5 के पास, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। इसमें बताइए A31 का वैल्यू क्या होगा। A31 तीसरा रो और पहला कॉलम, बताइए तीसरा रो पहला कॉलम यहाँ पे 1 के पास, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आइए A12 का वैल्यू निकालते हैं। A12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम पहला रो, इधर से आएंगे तो 4 के पास कटेंगे, इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। A13 का मान निकालते हैं। A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम किसके पास कटे, 7 के पास, इसका वैल्यू 7 हो जाएगा। A32 का वैल्यू कितना होगा। A32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम किसके पास कटे, 2 के पास। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे सवालों को आसानी से आप बना सकते हैं। आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3.1 में ऐसा सवाल जो है दिया हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अवयव के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पंक्ति अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है, वर्ग अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव, अदिश अवयव, तत्समक अवयव, शून्य अवयव। इन सभी को हम लोग अगले क्लास में बारीकी से समझेंगे कि क्या क्या ये होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल कैसे होता है, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। चलिए, थैंक यू।